हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इम्पोर्टेंट ईयर्स के बारे में कि कौन कौन से ईयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बायोलॉजी में, जो आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं नीट के अंदर, और जो अदर परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना रहती है उन ईयर्स की। तो आप वो वीडियो देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। उसमें सारे ईयर्स मैंने जो इम्पोर्टेंट ईयर हैं बायोलॉजी के वो सारी एक ही वीडियो में मेंशन कर दिए गए हैं, और लास्ट में एक फ़ोटो डाल दिया है जिसमें सारे ईयर्स हैं। तो आप उस फ़ोटो का क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट की। बायोटेक्नोलॉजी में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे और ज़्यादा क्लियर करेंगे, जो बच्चे जिसमें बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, और वेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो हम देखेंगे। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफरेंस, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होगा, और वेक्टर ये चीज़ें क्या होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे इस क्लास में। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुई थी। ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारी एक वेक्टर को लेके। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो जो हमारे किसी भी डिजायर जीन को लेके लेके चल सके और दूसरे दूसरे किसी एनिमल में डाल सके, और हम अपना वो जो डिजायर जीन है उससे अपना कोई प्रोडक्ट बना सकें, ज़्यादा एक्सटेंट, उस प्रोडक्ट का एक्सटेंट बढ़ा सकें, ज़्यादा अमाउंट में बना सकें। जैसे कि इंसुलिन का जीन है, वो हम किसी बैक्टर के साथ मिला देते हैं। जैसे हमने किसी बैक्टर के साथ मिला दिया इंसुलिन का जीन, और वो इंसुलिन का जीन उस बैक्टर के साथ किसी हमने बैक्टीरिया में इंसर्ट करा दिया। तो हम वैसे तो अपने आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना पाते हैं, लेकिन किसी बैक्टीरिया में डालकर वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी ही रैपिडली ग्रो करता है। तो उस तरीके से हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन बना सकते हैं। इसलिए हमें ये सारी प्रोसेस का करना पड़ता है। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ये जो भी प्रोसेस चलती हैं उन्हें हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर, जैसे हमने एक ये वेक्टर लिया, ये एक वेक्टर है, और ये हमारा क्या है, डिजायर जीन। ये डिजायर जीन है, मतलब एक ऐसा जीन है जो हम आगे आने वाले किसी बैक्टीरिया में हम ये इंसर्ट करेंगे। जैसे पहले ये हम इसमें डालेंगे बैक्टर के अंदर, और ये बैक्टर को हम फिर डालेंगे किसी बैक्टीरिया के अंदर। फिर वो बैक्टीरिया क्या करेगा, रैपिडली ग्रो करेगा, और हमारा डिजायर जीन जो है और ज़्यादा बनेगा, और उससे डिजायर प्रोडक्ट और ज़्यादा बनेगा। तो ये क्या है, बैक्टर। ये क्या हो गया, बैक्टर। ये क्या हो गया, डिजायर जीन। डिजायर जीन, ये डिजायर जीन हो गया, ये वेक्टर हो गया। तो हमने एक बहुत कॉमनली वेक्टर पढ़ा है PVR 322। तो PVR 322 की मैं बात करता हूँ कि क्या होता है PVR 322। ये PVR 322 हो गया। इसमें होता है यहाँ पर एम्पीसिलिन साइट, और यहाँ पर होता है टेट्रासाइक्लिन साइट। और यहाँ पर इसकी दो रिकॉग्निशन साइट होती हैं, टेट्रासाइक्लिन की और एम्पीसिलिन की भी क्या होती हैं, दो होती हैं, जिसमें BAM H1 और SAL1 इसकी होती हैं। BAM H1 और SAL1, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट भी यही है और रिकॉग्निशन साइट भी यही है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन क्या है, ये है सिलेक्टेबल मार्कर। ये सिलेक्टेबल मार्कर हैं क्योंकि ये क्या है, जीन है। टेट्रासाइक्लिन जीन
और इधर क्या है, एम्फिसिलिन जीन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर PUB1, PBU1 और PST1 और PST1, ये 2 साइट हो गई इसकी एम्फिसिलिन की। मतलब अगर हम, जैसे अगर हमें इसे क्या करना होगा, कट करना होगा, तो हमें इसके रेफरेंस में जो इसे रिकॉग्नाइज कर रही हैं, मतलब ये क्या है, रिकॉग्निशन साइट भी यही है। और ये जैसे ये टूटा, इतना पोर्शन टूटा, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही है, रेस्ट्रिक्शन के लिए, मतलब ये रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं इस पूरे वेक्टर को, इसलिए रेस्ट्रिक्शन साइट भी हैं और ये रिकॉग्निशन साइट भी हैं। और एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है, ये है सिलेक्टेबल मार्कर। किसके किसके बारे में ये सिलेक्टेबल हैं, मतलब हम इन्हें देख के रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर और भी रिकॉग्निशन साइट होती हैं, इको R1 ये होती है, इको इको R1 साइट, CLA1 साइट और हिंड थर्ड, CLA1 और हिंड थर्ड, ये 3 होती हैं। और यहाँ पर ये क्या हो गई, इतने से इतना ये हो गया बामेचवन और साल्वन, ये क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन। और एक यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर क्या होती है, रोप होती है, और ये क्या हो गया, रोप, PBU सेकेंड, और यहाँ पर क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI साइट। बिना ORI के ये रेप्लिकेशन नहीं होगा। ये क्या है, PBR 322 है ये एक वेक्टर है, मतलब ये यही वेक्टर है। अब मैं यहीं पर ये इसे मान के चल रहा हूँ कि ये वाला वेक्टर है। यहाँ पर मैं क्या मान के चल रहा हूँ, यहाँ पर ये एम्फिसिलिन साइट है और ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन। यानी हम साइट भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, मतलब जीन या फिर साइट एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या है, अब जैसे मुझे ये इंसर्ट करना है इसके अंदर, अब मैं ये इंसर्ट करूँगा, या तो ये एम्फिसिलिन साइट में जाके इंसर्ट होगा या फिर टेट्रासाइक्लिन साइट में जाके क्या होगा, इंसर्ट होगा। अगर मान लो इसने टेट्रासाइक्लिन साइट में जाके इंसर्ट हुआ, इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो निकल गई इस वेक्टर के अंदर से। अब इस वेक्टर के अंदर से ये वाला जीन क्या है, निकल जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस वेक्टर को किसी बैक्टीरिया के अंदर डालूंगा तो वो बैक्टीरिया एम्फिसिलिन में तो ग्रो कर जाएगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंट जीन है वो निकल गया। कैसे निकल गया, क्योंकि मैंने जो इसके अंदर डाला ये डिजायर जीन तो मैंने बता दिया कि क्या होता है। डिजायर जीन डाला इसके अंदर तो ये इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। अब आप समझ रहे होंगे कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है, क्योंकि ये देखो इनएक्टिवेट हो गई ना, ये वाली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो गई, इनएक्टिवेट हो गई। इसलिए हम टर्म यूज करते हैं यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो वेक्टर ये होगी वेक्टर की थोड़ी प्रॉपर्टी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये क्या कराया, इसमें इंसर्ट करा दिया, डिजायर जीन इंसर्ट कराया, तो हमने देखा कि डिजायर जीन जो इंसर्ट हुआ है वो इंसर्ट हुआ है टेट्रासाइक्लिन की साइट में, और यहाँ पर एम्पिसिलिन ऐसी साइट बनी हुई है, मतलब ये ऐसी रखी हुई है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन साइट यहाँ से हट चुकी है। ये क्या हो गया, वेक्टर। अब ये कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो हमने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या फिर जो भी RE एंजाइम होते हैं उसके थ्रू हमने ये काटा, ये हट गया, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लाइगेशन की, ये सेल्फ लाइगेट हो जाता है। अब ये जब भी ये सेल्फ लाइगेट हो जाएगा तो यहाँ पर 2 तरीके के वेक्टर बनेंगे, एक ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला वेक्टर बन जाएगा। यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक वेक्टर इधर। सेल्फ लाइगेशन की इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है वेक्टर के अंदर, तो यहाँ पर क्या रह जाएगी, एम्पिसिलिन वाली भी होगी और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट भी होगी या फिर जीन होगा। तो ये दोनों हो गए हमारे पास, ये क्या होंगे, दोनों वैरायटी होगी हमारे पास वेक्टर की। अब क्या होगा, अब ये वेक्टर हमें इंसर्ट कराना होगा किसी बैक्टीरिया के अंदर। ये वेक्टर हैं, अब ये वेक्टर हमने किसी बैक्टीरिया के अंदर डाला। अब देखो
ये तो हमारे पास सोल्यूशन होता है ना, एक तरीके का एक सोल्यूशन है, उसमें ये दोनों प्रेजेंट हैं। अब एक सोल्यूशन होगा बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरिया का सोल्यूशन हुआ, उसमें सारे बैक्टीरिया कैसे हैं, उनके अंदर ये बैक्टर प्रेजेंट नहीं है। अब ये बैक्टर हमने डाला उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर हमने ये बैक्टर डाला, तो कोई सा बैक्टर कभी कभी ये वाला बैक्टर किसी बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा और ये वाला भी बैक्टर किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, मतलब दोनों के चांसेस हैं किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर जाने के। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर क्या नहीं है, डिजायर्ड जीन नहीं है, इसके अंदर क्या है, ये डिजायर्ड जीन है। अब ये डिजायर्ड जीन है तो ये क्या होगा, किसी बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। मान लो मैंने ये किसी बैक्टीरिया के अंदर इसे डाल दिया, ये बैक्टीरिया है और ये क्या हुआ, वेक्टर है, ये वेक्टर आ गया, लेकिन इसके पास क्या है, डिजायर्ड जीन है, और एक ये वाला बैक्टीरिया है, एक मैंने ये बैक्टीरिया बनाया और इसके अंदर क्या है, डिजायर्ड जीन नहीं है। तो ये दो तरीके के बैक्टीरिया हो गए, एक डिजायर्ड जीन वाला बैक्टीरिया और एक जिसके पास डिजायर्ड जीन वाला वेक्टर नहीं है। यहाँ पर ये जो वेक्टर है प्रेजेंट, इसमें क्या नहीं है, डिजायर्ड जीन नहीं है, क्योंकि ये वाला आ गया, और इसमें क्या है, डिजायर्ड जीन वाला वेक्टर है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स हम किस पे बोल रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट, ये ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट, ये ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिसके अंदर ना ये वाला बैक्टर जाएगा ना ही ये वाला बैक्टर जाएगा। वो कैसे बैक्टीरिया होंगे, जैसे कि एक ये वाला बैक्टीरिया होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कैसा बैक्टीरिया होगा, ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी बैक्टर नहीं होगा। तो ये कैसा हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, और ये क्या हो गया, ये कैसा बैक्टीरिया होगा, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया हो गया। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, लेकिन इसके अंदर क्या है, रिकॉम्बिनेंट है और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। और ये क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया के पास वेक्टर होता ही नहीं है, इसके अंदर वेक्टर ही नहीं है, और ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। इसका मतलब अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को हम डालते हैं एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, तो ये क्या कर जाएगा, एम्पीसिलिन में डालूं या फिर टेट्रासाइक्लिन में डालूं मीडियम, तो ये क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा, ये बैक्टीरिया क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा। और ये ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया जो है, इसमें मैंने कौन सी साइट हटाई थी, टेट्रासाइक्लिन की साइट हटाई थी, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ था टेट्रासाइक्लिन साइट का। तो अब देखो, मैं इसे अगर टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालूंगा तो ये वाला बैक्टीरिया क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे एम्पीसिलिन मीडियम में डालूंगा तो ये जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, क्योंकि इसके पास एम्पीसिलिन साइट रहेगी। यहाँ पर क्या होगी, एम्पीसिलिन है, यहाँ पर एम्पीसिलिन है लेकिन टेट्रासाइक्लिन नहीं है, और यहाँ पर क्या है, एम्पीसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है, दोनों साइट हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसे डालूं एम्पीसिलिन मीडियम में, एम्पीसिलिन मीडियम, एम्पीसिलिन मीडियम में डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एम्पीसिलिन मीडियम में डालूंगा तो ये लाइव जिंदा रहेगा। लेकिन अगर मैंने इसे डाल दिया किसमें, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाल दिया मैंने इस बैक्टीरिया को, तो ये क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा। अब आ रही है आपको बात समझ में, कि जो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होते हैं वो एम्पीसिलिन मीडियम में तो क्या कर जाएंगे, लाइव हो जाएंगे, लाइव रहेंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में क्या कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया था, टेट्रासाइक्लिन जीन हटाया है तब है ऐसा। लेकिन अगर हम ये डिजायर जीन को अगर एम्पीसिलिन साइट पे क्या करा दें, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करा दें,
तो ये एम्फिसिलिन में मर जाएगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रहेगा। लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो यही दिया गया है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। वो BAM-H1 लेते हैं। BAM-H1 क्या है? BAM-H1 एक रिकॉग्निशन साइट है जो इसे रिकॉग्नाइज करेगा। कोई एंजाइम है वो इसे रिकॉग्नाइज करेगा। BAM-H1 को उसने देखा कि BAM-H1 इधर है, तो इधर जाके क्या कर देगा, इतना साइट काट देगा और अपने डिजायर्ड जीन को यहाँ पर डाल देगा, ये वाला डिजायर्ड जीन। तो टेट्रासाइक्लिन साइट क्या कर जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। जीन जो है टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है किसी बैक्टीरिया के अंदर, वो हट जाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन का तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा एंजाइम डालूं जो कि इन साइट को क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, PBU1 और PST1 को, तो वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन उसमें से हट जाएगा। तो वो एम्फिसिलिन मीडियम में क्या कर जाएगा, मर जाएगा वो बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टर हम जिस भी बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो वो बैक्टीरिया क्या कर जाएगा, एम्फिसिलिन में मरेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रहेगा। मतलब ये जो बैक्टर है ये जिंदा रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बैक्टीरिया के लिए। अगर हम नॉर्मल बैक्टर रहते हैं तो उसके अंदर ये वाली रेजिस्टेंस जीन होती हैं प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की बात। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब इसमें बैक्टर तो आया है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, डिजायर्ड जीन नहीं है। इसका मतलब इस पर एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों जीन हैं, तो ये एम्फिसिलिन में भी जिंदा रहेगा और टेट्रासाइक्लिन में भी क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। दोनों मीडियम में क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ में आना चाहिए आपको। मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट, अब हम डायरेक्ट टर्म यूज करते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हमेशा जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा, क्योंकि हमें पता है नॉन रिकॉम्बिनेंट टर्म हम कब यूज करेंगे, जब उसमें डिजायर्ड जीन नहीं होगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट में टर्म में पहले से ही पता है कि वो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया हो गया है, मतलब बैक्टर उसके अंदर पहले से आ गया है बैक्टीरिया के अंदर। और इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट टर्म हम कब यूज करेंगे, जब बैक्टर जा रहा है बैक्टीरिया के अंदर, तब हम टर्म यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट कब टर्म यूज करेंगे, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट टर्म यूज करेंगे हम बैक्टर को लेके, कि बैक्टर ये क्या है, देखो डिजायर्ड जीन है, इसका मतलब ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टर। क्या है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टर है ये। और ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टर। ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टर, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टर। लेकिन कुछ वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, देखो ये, हाँ ये तो सही है। कुछ वेक्टर क्या, कुछ वेक्टर ऐसे होंगे जिसमें डिजायर्ड जीन नहीं आएगा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोई भी वेक्टर इंसर्ट किया ही नहीं। इसमें इंसर्ट किया, डिजायर्ड जीन वाला गया, जो हम चाहते हैं वो वाला गया, और इसमें ऐसा गया जिसके अंदर कोई डिजायर्ड जीन नहीं था। तो यहाँ पर ये हमारी रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये कलर कौन से देंगे। अब आप मुझे बताइएगा कलर का क्या सिस्टम रहता है। कलर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में कौन कैसा कलर देगा, ये वाला क्वेश्चन बनता है। तो आप मुझे बताइएगा, अगर कोई रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जो है कभी भी कलर नहीं देता है, चाहे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो या ना हो। तो ये इसकी कॉलोनी कैसी होगी, व्हाइट कॉलोनी होगी। व्हाइट कॉलोनी मतलब ये कभी भी कलर नहीं देगा, मतलब ये व्हाइट कलर देगा एक तरीके से। जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होते हैं वो व्हाइट कलर देते हैं, चाहे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो या ना हो। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये कैसा कलर देंगे, ये ब्लू कलर देते हैं, ब्लू कलर। लेकिन कब देंगे, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ओनली, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कलर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसमें, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में। इसके पास दोनों साइट हैं, इसलिए क्या दे रहा है, कलर दे रहा है। कैसा कलर दे रहा है, ब्लू कलर। ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लू कलर कौन देता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट।
और रिकॉम्बिनेंट कैसे देता है, वाइट कलर, ये क्वेश्चन बनता है। तो आई होप आपको रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।